हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। संविधानवाद के इसी टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमने उसका अर्थ देखा, जो परिभाषा और उसका विश्लेषणात्मक तात्पर्य हमने समझा, उसके आधार पर हम संविधानवाद के कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स या जिसको हम विशेषताएं कहते हैं, वो समझा सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम यही देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के लक्षण या संविधानवाद की विशेषताएं क्या हैं। अगर मोटे तौर पर हम देखें, है ना, डिटेल में समझने से पहले अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये कहा जाता है कि संविधानवाद मूल्यों पर आधारित अवधारणा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट। एक दूसरी विशेषता इसके बारे में बताई जाती है, संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है। मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, पहले सारे पॉइंट्स बता देता हूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, एक गत्यात्मक अवधारणा। तीसरी विशेषता इसके बारे में बताई जाती है कि संविधानवाद एक संस्कृति समबद्ध अवधारणा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ कल्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट। चौथी विशेषता इसके बारे में कही जाती है कि ये साध्य मूलक अवधारणा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज प्रीडोमिनेटली एन एंड्स कॉन्सेप्ट। अगली विशेषता संविधानवाद के बारे में कही जाती है कि ये एक समभागी अवधारणा है। इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए शेयर कॉन्सेप्ट। सहभागी मतलब शेयरिंग वाला, शेयर कॉन्सेप्ट। और एक आखिरी विशेषता जो संविधानवाद की बताई जाती है वो है संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो ये 6 विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे संविधानवाद की। संविधानवाद का जो भी अर्थ हमने देखा, उसी अर्थ के आधार पर ये 6 लक्षण या 6 विशेषताएं संविधानवाद की बताई जाती है। कौन कौन सी, अब इनका तात्पर्य क्या है अगर हम उनको देखें, एक एक विशेषताओं को लेके चलें, तो सबसे पहली बात हम करते हैं, संविधानवाद मूल्य आधारित अवधारणा है, वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब मूल्य आधारित अवधारणा का मतलब क्या है? आपको मैंने पहले बताया, हम लोग सब नागरिक हैं, है ना। हर राज्य के अंदर कौन निवास करता है? नागरिक निवास करते हैं। नागरिकों का अपना एक समाज होता है, ठीक है। और उस समाज में रहने वाले नागरिकों की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपनी आस्थाएं, अपनी मनोवृत्तियां, अपने विश्वास, ये सब होता है। और जिसके अनुसार वो समाज सम्मत आचरण करते हैं, उनके समाज की क्या मान्यता है उसके अनुरूप वो अपना व्यवहार निर्धारित करते हैं। इन्हीं सबको हम क्या कह रहे हैं? ये उस नागरिक समाज के मूल्य है, ठीक है। आप याद करो, जब मैं संविधानवाद का अर्थ बता रहा था तब मैंने क्या कहा था कि जब संविधान नागरिक समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और इसको डिटेल में मैंने क्या कहा था, भावनाओं का मतलब जब संविधान नागरिक समाज के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और ऐसे संविधान के अनुसार जब शासन किया जाता है तो उसको हम संविधानवाद कहते हैं। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि हर नागरिक समाज के अंदर अपने कुछ निर्धारित, निश्चित, स्पष्ट मूल्य होते हैं। वे मूल्य जिनको समाज में रहने वाले नागरिक मान्यता प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर अगर भारतीय समाज का हम वर्गीकरण करें, हमारे यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हिंदुओं की अपनी परंपराएं हैं, मुस्लिमों की अपनी परंपराएं हैं, क्रिश्चियंस की अपनी परंपराएं हैं। उन लोगों ने अपनी इन मान्यताओं को स्वीकृति प्रदान कर रखी है ना। और उस स्वीकृति के आधार पर ही वो अपने धर्म का पालन करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं। तो कहने का मतलब हर नागरिक समाज का संबंध विशिष्ट मूल्यों से होता है और उन्हीं मूल्यों के आधार पर संविधान का निर्माण होता है।
एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन किसको हम कह सकते हैं? एक आदर्श संविधान जिसके अंदर नागरिकों की भावनाओं को सम्मान दिया गया है। आप याद करो, मैंने कहा था एक तानाशाह भी संविधान बना सकता है, और ये संभावना रहती है कि तानाशाह अपने हितों को ध्यान में रखकर संविधान बनाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें नागरिकों के मूल्यों की, नागरिकों की भावनाओं की उपेक्षा होती है। उसको हम आइडियल या आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते हैं। एक आदर्श संविधान का मतलब क्या है? एक ऐसा संविधान जिसमें उस राज्य के नागरिकों के द्वारा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त मूल्यों को स्थान दिया गया है, उसके अनुरूप कानूनों, नियमों और प्रावधानों का निर्माण किया गया है। ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? आदर्श संविधान कहते हैं। और जब ऐसे आदर्श संविधान के आधार पर, जिसमें नागरिकों के मूल्यों को महत्व दिया गया है, उसके अनुसार जब शासन किया जाता है तो वो संविधानवाद कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या कह सकते हैं कि संविधानवाद नागरिक समाज के मूल्यों का वाहक है। वाहक का मतलब क्या होता है? कि वो नागरिक समाज के मूल्यों को गतिशीलता प्रदान कर रहा है, वो नागरिक समाज के मूल्यों को, आदर्शों को प्रधानता या प्राथमिकता प्रदान करते हुए नागरिकों को संतुष्टि प्रदान कर रहा है। तो ये पहली विशेषता हम क्या बता सकते हैं कि संविधानवाद एक वैल्यू बेस्ड अवधारणा है। वैल्यू, मूल्य किसके? जिस वो संविधान जिन नागरिकों पर अप्लाई किया जा रहा है, उन नागरिकों के, उस नागरिक समाज के मूल्य क्या हैं, उनको रिफ्लेक्ट इस संविधानवाद के अंदर किया जाता है। तो ये पहली विशेषता हम मूल्य आधारित अवधारणा के रूप में बता सकते हैं। दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं संविधानवाद की, ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, एक गत्यात्मक अवधारणा है। अब गत्यात्मक शब्द का पहले हम मतलब समझते हैं। गत्यात्मक का मतलब गतिशील। गतिशील किसको बोलते हैं? जो स्थिर नहीं है ना, एक जगह एक स्थिति में विद्यमान नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। और वो परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर परिवर्तन हो रहा है किसी भी वस्तु में, किसी भी विचार में, किसी भी वेरिएबल में, तो उसको हम गतिशीलता के माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। संविधानवाद को भी गत्यात्मक कहा जाता है। ये भी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। कैसे? हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा, हर नागरिक समाज के अपने आदर्श और मूल्य होते हैं, हर नागरिक समाज की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, हर नागरिक समाज के अपने कुछ विश्वास होते हैं, कुछ आस्थाएं होती हैं, लेकिन वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हर नागरिक समाज के मूल्यों में, आदर्शों में, परंपराओं में समय, आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? नागरिक समाज के अंदर जो मूल्य विद्यमान है, जिन मूल्यों और आदर्शों, विश्वासों के अनुरूप नागरिक समाज आचरण कर रहा है, वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। और जब नागरिक समाज परिवर्तित हो रहा है, नागरिक समाज की मान्यताओं में बदलाव आ रहा है, तो उसके अनुरूप संविधान में भी बदलाव करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में संविधान को संवेदनशील होना जरूरी है। संवेदनशील किसको बोलते हैं? संवेदनशीलता का मतलब ऐसा संविधान जो नागरिक भावनाओं को समझे, जो नागरिक भावनाओं के अनुरूप, नागरिक हितों, आकांक्षाओं के अनुरूप संविधान में कानूनों का निर्माण भी करे और कानूनों को संशोधित भी करे। ऐसा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, भारत का संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ। तो 1950 में जो संविधान था, वैसा का वैसा संविधान आज नहीं है। उसमें बहुत बदलाव हुए। 100 से ज्यादा संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं। क्यों हुए? क्योंकि भारतीय समाज में रहने वाले लोगों की आकांक्षाएं, उनके आदर्श, उनके मूल्यों में परिवर्तन हुआ। और जब नागरिकों के मूल्यों में परिवर्तन हुआ तो संविधान में भी परिवर्तन हुआ। जब संविधान परिवर्तित हो रहा है तो उस संविधान को हम क्या कह रहे हैं? ये एक गतिशील संविधान है, ये स्थिर संविधान नहीं है। आप लोगों ने नदी को बहते हुए देखा होगा। जिस नदी में पानी बहता है वो पानी बिल्कुल साफ रहता है, लेकिन जहां पानी बिल्कुल ठहराव की स्थिति में रहता है वो पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। इसी तरह से अगर संविधान भी स्थिर हो, संविधान में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो संविधान क्या हो जाएगा? अप्रासंगिक हो जाएगा। लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे। नागरिक किस संविधान को स्वीकार करते हैं? वो संविधान जो परिवर्तनशील है, जो नागरिकों की संवेदनाओं के अनुसार निर्मित होता है
और नागरिकों की भावनाओं को, आकांक्षाओं को अपने अंदर स्थान देता है। अगर ऐसा संविधान जो संवेदनशील और परिवर्तनशील है तो हम उस संविधान को क्या कह रहे हैं? ये संविधान गतिशीलता का सूचक है। और जब संविधान नागरिकों के अनुसार गतिशील हो रहा है, नागरिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस संविधान के आधार पर स्थापित होने वाला संविधानवाद भी गतिशील है या गत्यात्मकता का सूचक है। मतलब जैसे हमने कहा ना, संविधानवाद किस पे आधारित है? संविधान पर आधारित है। तो जब संविधान गतिशील है तो उस संविधान के आधार पर स्थापित संविधानवाद भी गतिशीलता का सूचक है। और संविधानवाद अगर गतिशील है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नागरिक समाज गतिशील है और उस नागरिक समाज की भावनाओं के अनुरूप संविधान निर्मित, संशोधित और क्रियान्वित हो रहा है। तो ये दूसरी विशेषता हम संविधानवाद की बता सकते हैं। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि संविधानवाद एक संस्कृति समबद्ध अवधारणा है। एक ऐसी कॉन्सेप्ट, संविधानवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका रिलेशन किससे है? कल्चर से, संस्कृति से। अब आपको पता है कि संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें एक लाइन में, संस्कृति जीवन जीने का तरीका है। एक समाज में रहने वाले लोग किस प्रकार का खान पान, रहन सहन, बोलचाल, पहनावा, आचरण, व्यवहार, जो कुछ भी वो करते हैं, वो व्यवहार राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कुछ भी हो, वो उस राजनीतिक समाज की संस्कृति कहलाता है। जैसे मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, हमारे यहाँ नवरात्रि आती तो हम गरबा कर लेते हैं, हमारे यहाँ दीपावली आती तो हम दीपक जला लेते हैं, हमारे यहाँ रमजान आते हैं तो हम रोजे रख लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारी संस्कृति का एक अंग है। और इसी संस्कृति से किसका निर्माण होता है? मूल्यों का निर्माण होता है, वैल्यूज का। हर रिलीजन का, हर कास्ट का, हर क्लास का अपने अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग मूल्य होते हैं और उन्हीं मूल्यों के आधार पर किसी राजनीतिक समाज की संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी संस्कृति अलग है। अगर आप किसी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं, वहां के लोगों का कल्चर अलग है। अगर आप अमेरिका के किसी स्टेट में चले जाएं, आपको वहां के लोगों का कल्चर अलग मिलेगा। अगर आप अरब कंट्रीज में चले जाएं, वहां के लोगों का कल्चर अलग मिलेगा। कहने का मतलब हर नागरिक समाज, जिसको हम राजनीतिक समाज भी कह सकते हैं, वहां की एक विशिष्ट संस्कृति होती है और उसी विशिष्ट संस्कृति के आधार पर उस राजनीतिक समाज के वैल्यू, मूल्य निर्धारित होते हैं। और हर कल्चर के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो उस संस्कृति से उपज रहे हैं, है ना, जो नागरिक समाज की जो भी संस्कृति है, जिस राज्य की हम बात करते हैं, उस राज्य की नागरिक समाज की जो भी संस्कृति है, उसी संस्कृति से उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनकी आस्थाएं, ये सब निर्मित होती है। और जब ऐसे कल्चर के आधार पर संविधान का निर्माण होता है तो उसको हम डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, डाइवर्स वैल्यू बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब विविधता वाले मूल्य उस संविधान में सम्मिलित हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भारत के अंदर धार्मिक आधार पर बहुत से संप्रदाय हैं, है ना, बहुत सारे धर्म में संप्रदाय हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अपने पूजा के तरीके अलग हैं, सबके धार्मिक विश्वास अलग हैं। और उन सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता के विचार को स्वीकार किया है। और इस धर्मनिरपेक्षता के विचार में भारत के अंदर जितनी भी सांस्कृतिक धार्मिक विविधताएं हैं वो सब सम्मिलित है। हमारे यहाँ एक मंदिर में जाकर एक पुजारी पूजा कर सकता है, आजादी है। उसी तरह से एक मस्जिद में एक मौलवी जाकर नमाज पढ़ सकता है, एक गुरुद्वारे में सिख जाकर अरदास कर सकता है, क्रिश्चियन चर्च में जाकर अपना पूजा पाठ कर सकता है। ये सब क्या है? ये धार्मिक विविधता जो उस धर्म की संस्कृति का पार्ट है, उस संस्कृति को संविधान में स्थान दिया गया है। तो ये तो एक पहलू हुआ। संस्कृति के जितने पहलू हैं उन पहलुओं को संविधान में स्थान दिया जाता है। संस्कृति के उन आदर्शों और उन मूल्यों की झलक संविधान में दिखाई देती है। और जब ऐसा संविधान जिसके अंदर
नागरिक समाज की संस्कृति, चाहे वो विविधता वाली संस्कृति हो, जब उस संस्कृति के अनुरूप कानून, प्रावधान, नियम सम्मिलित किए जाते हैं तो ऐसे संविधान के आधार पर होने वाला शासन संविधानवाद का सूचक कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, संविधानवाद संस्कृति से जुड़ी हुई अवधारणा है ना। और इसी रूप में हम संविधानवाद को समन्वयकारी, जो कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन किसमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडिया में, भारत की संस्कृति की विशेषता क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक विविधताएं, लेकिन सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद भारत एक है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में संस्कृति के उन विविध पहलुओं की रक्षा भी की गई है और उन विविध पहलुओं को मानने का और आचरण करने का, उन विविध पहलुओं के आधार पर व्यवहार करने की आजादी भी समाज के हर वर्ग को प्रदान की गई है। तो ये ऐसा संविधान जिसमें संस्कृति के समग्र पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है और उन पहलुओं के आधार पर जब नागरिकों के ऊपर शासन किया जाता है तो वो संविधानवाद का सूचक बन जाता है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम क्या बता सकते हैं कि संविधानवाद एक संस्कृति समबद्ध अवधारणा है। ये तीसरी विशेषता हम बता सकते हैं। चौथी विशेषता संविधानवाद के बारे में कही जाती है, ये है एक साध्य मूलक अवधारणा है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, दो शब्दों की चर्चा कर सकते हैं, मीन्स एंड एंड्स। मीन्स का मतलब होता है साधन और एंड्स का मतलब होता है लक्ष्य या साध्य। हम लक्ष्य से आसानी से समझ सकते हैं। लक्ष्य का मतलब हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे लिए लक्ष्य है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे नंबरों से प्राप्त हो सके। आपका तात्कालिक लक्ष्य क्या है? अच्छे नंबर लाना। तो ये आपका साध्य है, ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीडिंग्स, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ये सब साधन हुए, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? अच्छे नंबरों की प्राप्ति। उसी लक्ष्य को हम क्या कह रहे हैं? साध्य। तो जब हम संविधानवाद की बात करते हैं तो संविधानवाद इसी प्रकार से लक्ष्य अथवा साध्यों से जुड़ी हुई अवधारणा है। कैसे? तो इसके लिए हम चर्चा करते हैं वापिस संविधान से। हर राज्य का, हर देश का अपना एक अलग संविधान होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। और हर राज्य का संविधान अपने लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है। लक्ष्य तय कौन कर रहा है? संविधान। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, धर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, समाज के आधार पर। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या तय किया कि हमारे यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी। संविधान ने क्या लक्ष्य तय किया? समाजवाद की स्थापना। ये लक्ष्य संविधानवाद के द्वारा निर्धारित हुआ और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सभी धर्म के लोगों को रोजगार में समान अवसर दिया जाएगा, धर्म की समान आजादी सबको दी जाएगी, उपासना की समान आजादी सभी को दी जाएगी, वाक अभिव्यक्ति की आजादी सभी को प्रदान की जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ जो समानता का अधिकार है, वो समानता का अधिकार हर क्षेत्र में है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो ये प्रावधान क्या कर रहे हैं? ये प्रावधान साधन के रूप में काम कर रहे हैं। और ये साधन किसके लिए? कि हम एक समाजवादी समाज को स्थापित करना चाहते हैं। समाजवादी समाज हमारा क्या है? लक्ष्य है, जो संविधान ने तय किया है। और संविधान ने उस लक्ष्य को तय करने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसी विधियां निर्मित की है जिससे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो दो बातें अभी हमने देखी। पहला, किसी भी राज्य के लिए लक्ष्यों का निर्धारण कौन कर रहा है? संविधान। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन भी कहां पर निर्मित हो रहे हैं? संविधान में। अब संविधानवाद क्या कर रहा है? संविधानवाद का उद्देश्य संविधान ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति का प्रयास करता है। देखिए कैसे, मैं फिर एग्जांपल देता हूं कि हमने धर्म के आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया है। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करना। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को दे रखा है। अब ये साधन हो गया, लेकिन
इस साधन से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो उसके लिए संविधानवाद सहायक बनता है। जैसे संविधानवाद में हमने क्या कहा, नागरिकों के विचार, उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराएं, उनके आदर्श, उनके मूल्य, इन सबको महत्व दिया जाता है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पर कोई चाकू नहीं रख सकता है ना, चाकू रखना अपराध है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे यहाँ सिख समुदाय है। सिख समुदाय के अंदर क्या मान्यता है कि वो एक छोटी सी कटार, जिसको कृपाण कहा जाता है, वो रख सकते हैं। वो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो इस मान्यता को कहाँ स्थान दिया गया है, संविधान में। अगर कोई दूसरे रिलीजन का व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास करेगा तो वो हथियार की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर सिख समुदाय का व्यक्ति कृपाण अपने पास रखता है तो वो उसका धार्मिक प्रतीक कहलाएगा। तो ये सिख धर्म की मान्यता को संविधान में स्थान दिया गया है। तो कैसे पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधानवाद आदर्शों मूल्यों को महत्व देता है। ठीक है, तो 3 बातें अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखी होगी, आप ध्यान से समझें। संविधान किसी भी राज्य के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कानून, नियम, साधन के रूप में अपने अंदर शामिल करता है। लेकिन संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरह से कार्य करना है, किन आदर्शों और मूल्यों को महत्व देना है, यह संविधानवाद के द्वारा तय किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि संविधानवाद संविधानवाद साध्य है और संविधान उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला साधन। आप फिर एक अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं दूर कर देता हूं। साध्य का मतलब लक्ष्य कौन निर्धारित कर रहा है, संविधान। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन परिस्थितियों का, जिन आधारों का महत्व है, वो सब संविधानवाद के माध्यम से तय होता है। इसीलिए हम संविधानवाद को साध्य की श्रेणी में रख रहे हैं, लक्ष्य की श्रेणी में रख रहे हैं। और उस लक्ष्य को पाने के लिए संविधान के अंदर जितने भी नियम, कानून, प्रावधान हैं, उनको हम साधन की श्रेणी में रख रहे हैं। संक्षेप में अगर इस पूरी बात को हम समराइज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि संविधानवाद किसी भी राजनीतिक समाज मतलब संविधान जिस राज्य के नागरिकों पर लागू हो रहा है, उस नागरिक या राजनीतिक समाज के आदर्श क्या हैं, उनके मूल्य क्या हैं, उनकी मान्यताएं और आस्थाएं क्या हैं, उन सबको पूर्णता प्रदान करने का काम, उन सबको संरक्षण, उन सबका संवर्धन करने का काम जो है वो संविधानवाद के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम संविधानवाद को क्या कह रहे हैं, ये एक साध्य मूलक अवधारणा है। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका संबंध नागरिक समाज के लक्ष्य से है। नेक्स्ट, अगली अवधारणा, अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो हम संविधानवाद को समभागी या सहभागी अवधारणा भी कह सकते हैं। एक सिंपल सा वर्ड है सहभागी या समभागी। इन दोनों का अगर हम मतलब देखें, आप लोग अक्सर क्लास में कहते हो ना, क्लास में सब आपके सहपाठी हैं। सहपाठी का मतलब जो आपके साथ पढ़ाई कर रहा है। साथ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपका दोस्त जो आपके पड़ोस में बैठा है, आगे बैठा है या पीछे बैठा है बेंच पर, वो सब आपकी क्या है, सहपाठी। साथ में बैठकर आप क्लास में या इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। तो यहां पर भी हम बात कर रहे हैं सहभागी। सह का मतलब साथ में, भागी का मतलब भागीदार होना, पार्टिसिपेशन करना, एक साथ पार्टिसिपेशन करना या एक साथ भाग लेना। संविधानवाद को भी इसी संदर्भ में समभागी, समान रूप से भाग लेने वाला या साथ में भाग लेने वाला विचार या अवधारणा माना जाता है। क्यों? अब इसके लिए आप कल की बात याद करो। कल मैंने आपको कहा था, जब हम संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो संविधान को अपवर्जक माना जाता है। क्षेत्र के आधार पर संविधानवाद क्या है, एक्सक्लूसिव, अपवर्जक। और अपवर्जक का मतलब हमने क्या देखा था कि हर राज्य का अपना एक संविधान होता है। जैसे भारत का संविधान, अब वो कहां पर लागू हो रहा है, केवल भारत में। वो भारत के बाहर, भारत के संविधान भले ही वो कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, भले ही वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
लेकिन वो भारत की सीमा के बाहर लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह से किसी भी राज्य, किसी भी देश की बात करें, उसका अपना संविधान केवल उसी क्षेत्र में लागू होता है, किसी और राज्य पर वो संविधान लागू नहीं होता है। इसलिए हम संविधान को क्या कहते हैं? संविधान एक अपवर्जक या एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन संविधानवाद को हमने कहा था ये इंक्लूसिव है, ये अंतर्भूतकारी है। अंतर्भूतकारी या इंक्लूसिव का मतलब कि जो विचार एक राज्य में विद्यमान होता है, ये संभव है कि वही विचार, वही मान्यता दूसरे राज्य के अंदर भी पाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि सब राज्यों में पाई जाए, लेकिन एक से अधिक राज्यों में एक समान विचार, एक समान मान्यताएं पाई जाती हैं या हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहूं कि भारत के अंदर मौलिक अधिकार संविधान में इसलिए सम्मिलित किए गए हैं ताकि नागरिक अपनी इच्छा से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए उनको स्वतंत्रता, समानता, संस्कृति, धर्म, बहुत सारे मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? इसके पीछे मूल विचार क्या है कि नागरिक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छा से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब ये एक विचार है, यही विचार आप ब्रिटेन में भी देख सकते हो। वहां पर भी संविधान निर्माताओं ने यह सोचा होगा कि नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी इच्छा से करे, कोई और उसके व्यक्तित्व का मार्ग निर्धारित ना करे, इसके लिए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। तो मौलिक अधिकार देने के पीछे का विचार भारत में भी जो है वही आपको ब्रिटेन में भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसका कुछ अंश आपको अमेरिका में भी देखने को मिल सकता है, कुछ अंश विश्व के कुछ और देशों में भी देखने को मिल सकता है। तो एक विचार जो संविधान का आधार बनता है, वो विचार एक से ज्यादा राज्यों में एक समान पाया जा सकता है ना। जैसे आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं, व्यवस्थाओं का मतलब विश्व के बहुत सारे राज्य जिनकी राज व्यवस्थाओं में एक समान आदर्श, एक समान मूल्य विद्यमान हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, विश्व के अंदर बहुत से राज्य धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब क्या है कि जो जो राज्य विश्व के अंदर धर्मनिरपेक्ष है, जिन जिन राज्यों के संविधान ने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, वो सब राज्य क्या मानते हैं कि हमारे यहाँ पर रहने वाले सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक आचरण करने की आजादी प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए हम अपने संविधान को धर्मनिरपेक्ष बना रहे हैं। तो ये विचार सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों के अंदर कॉमन है। तो बहुत सारी राज व्यवस्थाओं के अंदर समान आदर्श, समान मूल्य, समान मान्यताएं विद्यमान रहती हैं। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक से ज्यादा संविधान जो कई राज्यों में प्रचलित हैं, वहां पर संविधानवाद के एक जैसे लक्षण विद्यमान रहते हैं। तो जब एक जैसे लक्षण एक से ज्यादा राज्यों में या एक से ज्यादा संविधानों में पाए जाते हैं, तो ये क्या है? ये सहभागी या समभागी विचार है। अंतर कितना हो सकता है? मात्रा का। मात्रा किसको? क्वांटिटी को। जैसे भारत के अंदर 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जरूरी नहीं कि अमेरिका के संविधान ने वो 6 अधिकार अपने नागरिकों को दिए, कम भी हो सकते हैं, और वहां पर संविधान के द्वारा ज्यादा नागरिक अधिकार भी दिए जा सकते हैं। अमेरिका में जितने नागरिक अधिकार लोगों को दिए संविधान ने, जरूरी नहीं है कि चाइना के अंदर वैसे के वैसे उतने ही अधिकार नागरिकों को दिए। मात्रा का अंतर हो सकता है, लेकिन गुण जो हम कहते हैं क्वालिटी, जो गुणात्मक आधार है, वो गुणात्मक आधार एक से अधिक राज्यों में समान विद्यमान रहता है। और विशेषकर आप लोगों को पता है विश्व के अंदर 3 तरह के देश हैं: विकसित देश, अविकसित देश और विकासशील देश। विकासशील देश मतलब वो राज्य जो एक लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं, और जब उनको आजादी प्राप्त हुई है तो उनका लक्ष्य अपना विकास करना रहा है, वो भी विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि पिछली शताब्दी के अंदर ये जितने भी विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों के संविधानों के अंदर ऐसे विचार कॉमन पाए जाते हैं। तो इसीलिए वहां पर संविधान में बहुत सारी समानताएं, संविधान के आधार के रूप में बहुत सारे विचार एक जैसे देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि संविधानवाद एक सहभागी अवधारणा है या समभागी अवधारणा है। ये 5वीं विशेषता हम बता सकते हैं। एक आखिरी बात
जो संविधानवाद की विशेषता में नजर आती है वो है संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, कल नहीं उसके पहले वाली क्लास में, कि जिन राज्यों के अंदर संविधानवाद है अनिवार्यतः वहां पर संविधान पाया जाता है। इसके अपोजिट में मैंने एक दूसरी बात और कही थी कि जिन जिन देशों के या राज्यों के अंदर संविधान पाया जाता है जरूरी नहीं कि वहां पर संविधानवाद हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी निरंकुश शासक ने अपने हितों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया है और नागरिक हितों की, नागरिक भावनाओं की उपेक्षा की है, तो वहां पर संविधानवाद नहीं होगा। भले ही संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। लेकिन जहां पर संविधानवाद है अनिवार्यतः वहां पर संविधान होगा, है ना। तो इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन, एक आदर्श संविधान, किसी भी राज्य की अगर हम बात कर लें, अगर वहां का संविधान आदर्श है, इसका मतलब उस संविधान में वहां के नागरिक समाज के हितों को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी मान्यताओं को, उनके विश्वास को, उनकी आस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया है। इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि एक आदर्श समाज किसी राज्य के नागरिक समाज का प्रतिबिंब, आईना होता है। आईना में जिस आईने के अंदर क्या होता है, हमें हमारी सूरत नजर आती है ना, उसी प्रकार संविधान में क्या होगा, नागरिक समाज के आदर्श, नागरिक समाज की मान्यताएं, विश्वास नजर आएंगे। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये एक आदर्श संविधान है। और जब आदर्श संविधान है और उस आदर्श संविधान के अनुसार शासन हो रहा है, इसका मतलब वहां पर संविधानवाद की स्थापना हो रही है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर संविधानवाद है इसका मतलब उस राज्य में अनिवार्यतः संविधान है। क्यों? क्योंकि वो एक आदर्श संविधान है जिसमें नागरिक समाज को महत्व दिया गया है, नागरिक समाज को रिफ्लेक्ट या प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। और जब ऐसे संविधान के अनुसार शासन हो रहा है जो कि आदर्श है, तो उस आदर्श संविधान से संविधानवाद की व्यावहारिकता निर्धारित हो रही है। व्यावहारिकता किसको बोलते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी हर राज्य में संविधानवाद हो जरूरी नहीं, लेकिन अगर हमें कहीं किसी राज्य के अंदर संविधानवाद नजर आ रहा है व्यवहार में, तो हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ एक आदर्श संविधान कार्यरत है। तो आदर्श संविधान से ही क्या हो रहा है, संविधानवाद की व्यावहारिकता निर्भर हो रही है। लेकिन अब आपको मैं इसकी अपोजिट कंडीशन बता रहा हूं, अगर किसी देश का संविधान नागरिक समाज की भावनाओं के अनुकूल नहीं है, अगर कोई संविधान नागरिक समाज से असंगत है, असंगत मतलब जिसमें नागरिक समाज के मूल्यों को महत्व नहीं दिया है, उनकी इच्छाओं को, आस्थाओं को महत्व नहीं दिया है, तो संविधान और नागरिक समाज के बीच में एक अंतर आ जाएगा और वो नागरिक समाज उस संविधान के विरुद्ध असंतोष प्रकट करते हुए क्रांति भी कर सकता है। ऐसी राज व्यवस्थाओं में राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिलती है। इसीलिए जहां पर संविधान, जिन राज्यों में संविधान नागरिक समाज के अनुकूल नहीं है, वहां संविधानवाद की कल्पना करना मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि संविधान का नागरिक समाज के अनुकूल होना जरूरी है और फिर उस नागरिक समाज के अनुकूल संविधान के आधार पर जब शासन हो रहा है तो संविधानवाद की स्थापना होती है। इसीलिए हम संविधानवाद को संविधान पर आधारित अवधारणा कहते हैं, ऐसे संविधान के ऊपर आधारित जो कि नागरिक समाज को प्रतिबिंबित करता है। तो ये 6 विशेषताएं अभी हम लोगों ने देखी ना संविधानवाद के बारे में। सबसे पहली विशेषता क्या थी कि संविधानवाद मूल्यों पर आधारित अवधारणा है, इट्स ए वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट। फिर दूसरी बात हमने देखी थी, इट्स ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक गत्यात्मक अवधारणा है। तीसरी बात हमने पढ़ी थी, संविधानवाद कल्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, संस्कृति समबद्ध अवधारणा है। चौथी बात हमने पढ़ी थी, संविधानवाद प्रीडोमिनेंटली एन एंड्स कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक साध्य मूलक अथवा लक्ष्य मूलक अवधारणा है। अगली विशेषता हमने पढ़ी थी, इट्स ए शेयर कॉन्सेप्ट, ये एक संभागी अवधारणा है। और आखिरी विशेषता हमने पढ़ी थी, संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है, अर्थात इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कॉन्सेप्ट। ये हुआ आपका संविधान की विशेषता वाला टॉपिक।